हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानिश राजवाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर पीओवी पे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एक ऐसा मुद्दा जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की वजह से कहीं ना कहीं मीडिया में वो दब के रह गया। उस मुद्दे का नाम है या उस टॉपिक का नाम है ब्रिक्स। तो आइए चलिए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। साल 2001 में इकोनॉमिस्ट जेम ओनील ने 4 देशों के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए एक टर्म कॉइन की और उस टर्म का नाम रखा ब्रिक। और वो 4 देश थे, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ये 4 देश इसलिए चुने गए क्योंकि ये 4 देश पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% और जीडीपी का 24% हिस्सा अपने अंदर समाते हैं। और जेम ओनील के मुताबिक 2050 आते आते ये चारों देश दुनिया के सबसे बड़े सर्विस एक्सपोर्टर, साथ में रॉ मटेरियल के सप्लायर्स बनेंगे। सबसे पहली अनऑफिशियल मीटिंग जो ब्रिक की हुई वो होती है सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया के साल 2006 में, और उसी साल फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग औपचारिक तौर पर पहली बार ब्रिक के हुई थी। ब्रिक का ऑफिशियल समिट जो था वो साल 2009 में पहली बार हुआ, वो भी रशिया में होता है और एजेंडा रखा जाता है फाइनेंस का। साल 2010 में ब्रिक साउथ अफ्रीका को इनवाइट करता है मेंबरशिप के लिए, और साउथ अफ्रीका के मेंबरशिप एक्सेप्ट करने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया जाता है साउथ अफ्रीका की एडिशन करके। अब बात करते हैं एजेंडा और ऑब्जेक्टिव की ब्रिक्स के। तो क्योंकि ब्रिक्स का जो समिट है वो हर साल हो रहा है 2009 के बाद से, तो इस समिट ने अपने अंदर कई सारे ग्लोबल इश्यूज़ को कवर किया है, जैसे काउंटर टेररिज्म, फूड एंड सिक्योरिटी, एनर्जी रिसोर्सेज, साथ में फाइनेंस। इन जैसे मुद्दों को ये अपने अंदर समेटता है और एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है। आइए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और ब्रिक्स की फंक्शनिंग के बारे में। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एक सालाना समिट है जो कि 5 देशों के सुप्रीम लीडर्स के बीच में कंडक्ट होता है। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप BRIC और S सीक्वेंस को फॉलो करती है और इनके बीच में रोटेट होती है। पिछले एक दशक में ब्रिक्स ने 100 से भी ज़्यादा रीजनल मीटिंग्स कंडक्ट की हैं जो कि इसके एनुअल प्लान्स में झलकती हैं। ब्रिक्स नेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो UN चार्टर बेस्ड है, जिसमें के ओपननेस, प्रैग्मेटिज्म, नॉन ब्लॉक और न्यूट्रलिटी शामिल है। ब्रिक्स एक एक्शन प्लान बेस्ड स्ट्रेटजी के तहत काम करता है, जिसमें के इसके हर साल जो भी एजेंडा होता है उसको पास किया जाता है और उसके बाद वो लागू होता है। आइए अब चलते हैं ब्रिक्स के कुछ इनिशिएटिव्स के ऊपर। इसमें सबसे पहला आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका एग्रीमेंट 6th ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में जो हुआ था उस दौरान साइन किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स शंघाई चाइना में प्रेजेंट हैं और रीजनल ऑफिसेस ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में हैं। इस बैंक ने तकरीबन $33 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर कर रखी है। दूसरा इनिशिएटिव जो है वो है कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट का। ये भी 2014 में ब्रिक्स गवर्नमेंट्स के बीच में साइन हुआ था। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि ब्रिक्स नेशंस को अगर ग्लोबल लिक्विडिटी का प्रेशर हो या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाए
तो उसके बीच में हेल्प की जा सके। इसकी टोटल लैंडिंग कैपेसिटी थी $100 बिलियन की। तीसरा इनिशिएटिव जो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में हुआ वो था कस्टम एग्रीमेंट्स का। क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड करना चाहती थी और उस ट्रेड को आसान बनाने के लिए इन कंट्रीज ने आपस में एक कस्टम एग्रीमेंट्स साइन किए ताकि एक दूसरे के कंट्री से आने वाले ट्रेड के दौरान जो सामान आ रहा है उसको ट्रैक करने में आसानी रहे। उसके बाद जो इनिशिएटिव आया वो आया 2021 के अगस्त महीने में, जिसमें के ब्रिक्स नेशंस ने अपनी पांचों कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिससे एक सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को लॉन्च किया जा सके अर्थ के ऑर्बिट में, जो कि पूरे के पूरे अर्थ को स्कैन करेगी और डाटा कलेक्ट करके इन कंट्रीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट बैक करेगी। पर हाल में ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम पर, एक ऐसा सिस्टम जो कि प्रेजेंट के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को सब्स्टिट्यूट करेगा। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि डॉलर्स से खुद को थोड़ा सा पीछे रखा जा सके और सैंक्शंस से बचा जा सके, ताकि आपस में ट्रेड करना आसान रहे। अभी हाल ही में ब्रिक्स का 15th समिट साउथ अफ्रीका ने होल्ड किया। 2019 के बाद ये पहला ऐसा समिट है जो इन पर्सन हुआ, क्योंकि कोविड-19 के बाद से ब्रिक्स के जितने भी समिट हुए वो सारे के सारे वर्चुअल थे। इस साल ब्रिक्स ने अपनी मेंबरशिप 5 से बढ़ाकर 11 कर दी और इसमें ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी, यूएई और इजिप्ट को मेंबरशिप ऑफर की गई। पर ये लोग 1 जनवरी 2024 से ही पूरे या परमानेंट मेंबर्स बनेंगे। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ब्रिक्स की जो प्रेजेंस है वो इस समय बढ़कर मिडल ईस्ट और नॉर्थ से साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में भी बढ़ चुकी है। आइए अब बात करते हैं कि ब्रिक्स के लिए खुद में क्या क्या चैलेंजेस होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडिया, रशिया और चाइना। क्योंकि ये तीनों बहुत बड़े मुल्क हैं और इनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ब्रिक्स को अगर अपनी रेलेवेंसी मेंटेन करके रखनी है या बना के रखनी है तो इसकी प्रेजेंस को हमें कम से कम हर एक कॉन्टिनेंट पर फैलाना ज़रूरी होगा। इससे कि जो पावर की कंसंट्रेशन है वो एक जगह पर होने से बचेगी और इसकी रेलेवेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, ब्रिक्स का जो फाउंडेशन प्रिंसिपल है जिसके अंदर एक दूसरे की सॉवरेनिटी, प्लूरलिज्म और इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, उसका भी एक टेस्ट होगा। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जितने भी नेशंस आएंगे वो अपना नेशनल एजेंडा कहीं ना कहीं पुश करने की कोशिश करेंगे ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ब्रिक्स को चाइना सेंट्रिक होने से रोकना। क्योंकि चाइना एक मजबूत और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर प्रेजेंट है इस समय पूरे दुनिया के सामने। और जनरली ये देखा गया है कि जब भी कोई फाइनेंशियल पावर किसी ग्रुप में अंदर आती है तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस को मैनिपुलेट करने का काम करती है। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं या ब्रिक्स ये चाहता है कि वो खुद का रेलेवेंस मेंटेन करके रखे तो चाइना सेंट्रिक होने से उसे कहीं ना कहीं बचना चाहिए। अंत में बात करते हैं कि ब्रिक्स भारत के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स की वजह से भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और रिलेशंस हैं रशिया और चाइना के साथ, उनको मजबूत करने में मदद ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। साथ में ही भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और
न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की परमानेंट सीट को लेके जो दावेदारी है वो मजबूत होगी। पर सबसे बढ़िया बात ये होगी कि हम लोग चाइना को एंगेज कर सकते हैं ताकि वो अपने हमारे साथ जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको क्लियर कर सके, क्योंकि ब्रिक्स की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियां भारत और चीन अगर कई मुद्दों के ऊपर आपस में ही लड़ती रहेंगी तो इससे ब्रिक्स की डिसीजन मेकिंग के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर होगा और जिससे ब्रिक्स का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। तो हम लोग इसका फ़ायदा अपने लिए ज़रूर कहीं ना कहीं उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम अपनी वीडियोस को और किस हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।